आज नर्मदा घाटी में सामने केवल चुनाव नहीं चुनौती है, क्योंकि बड़े नेताओं को जब एक एक क्षेत्र में जाना होता है और वो बात उठाते हैं, मतदाताओं को अपील करते हैं, तब उन्हें ये पता होना चाहिए कि नर्मदा घाटी के मतदाता नागरिक भी हैं, विस्थापित हो चुके हैं। उन्हें प्रस्थापितों के खिलाफ लड़कर कानून, नीति और न्यायालयीन फैसलों के आधार पर हजारों के पुनर्वास का हक लेना पड़ा है। लेकिन आज 38 साल से अधिक संघर्ष और निर्माण कार्य के बाद क्या भुगत रहे हैं लोग, ये समझना जरूरी है। 2023 में हजारों घर ध्वस्त हो गए, हजारों एकड़ जमीन डूब गई, जिसमें से कई सारी बिना भू अर्जन के डूब गई। ये सब क्यों हुआ? एक तो जलस्तर के बैक वाटर लेवल्स तक का खेल खेला गया, गलत यानी अवैध निर्णय लिए गए। दूसरा कि बांधों के रेगुलेशन एंड मॉनिटरिंग, जल प्रवाह का नियमन और नियंत्रण ये नहीं किया गया, मुनादी तक नहीं दी गई। और 16 सितंबर 2023 को पानी भरते भरते जब लोगों को भागना पड़ा, उनके पूरे अनाज, मवेशी, चारा और कई सारे घर की वस्तुओं का विनाश हुआ, घर ध्वस्त हो गए, तब भी क्यों नहीं सरदार सरोवर के गेट्स खोले गए? 17 सितंबर देर तक प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन मनाने के लिए गेट्स नहीं खोले जाना, ये बहुत ही गंभीर असंवेदना की बात है। और राजनीतिक आधार पर अगर कार्यकारी अधिकारी, अभियंता अपना कार्य नहीं करते हैं तो ये अपराध है। लेकिन आज उनको केवल राहत राशि मिली जब संघर्ष हुआ लोगों की हमारी तरफ से, लेकिन आज भी उनको पूरी भरपाई नहीं मिली है। आज भी पुनर्वास पूरा नहीं हुआ है। कई सारे सैकड़ों महिलाएं बाकी है, सैकड़ों किसान बाकी है जिनको वैकल्पिक जमीन या उसके बदले 60 लाख सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मिलना है। कुम्हार, दुकानदार, खेत मजदूर जो टिन शेड में पड़े हैं, वो आज भी 10 बाय 10 के पतरे के शेड में बिना पंखे के कैसे जीते हैं गर्मी में? पानी और बिजली सही नहीं है। उनका पूरा अधिकार होते हुए उनको अपात्र बताते हैं, आश्वासन देते हैं जांच का, लेकिन आज तक नहीं हुआ है। पर नर्मदा की ये चुनौती पुनर्वास के बिना जब तक जलस्तर 122 मीटर पर रोकना और 17 मीटर के उस दीवार के ऊपर लगे हुए गेट्स को खुले रखना, ये निर्णय नहीं होता है, तब तक हमको उठानी ही पड़ेगी, लेनी ही पड़ेगी। हम चाहते हैं कि नेताओं को ये भी समझ में आए कि नर्मदा के किनारे जहां मंजूरी नहीं है किसी भी अन्य उद्देश्य से जमीन का इस्तेमाल करने की, वहां अवैध रेत खनन चल रहा है। हाईकोर्ट के आदेश है, मध्य प्रदेश के ग्रीन ट्रिब्यूनल के, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के भोपाल के आदेश है, लेकिन उसे नहीं मानते। वही चित्र आज नर्मदा को बर्बाद करने का चित्र है। और नर्मदा का पानी आज भी प्रदूषित है। पीथमपुर के उद्योगों से अवशिष्ट पदार्थ आ रहे हैं। एसटीपीज के नाम पर पिछले कुछ सालों में मध्य प्रदेश की सरकार ने बहुत सारा करोड़ों रुपयों का फंड लिया है, लेकिन जबलपुर हो कि बड़वानी हो, शहर शहर की गंदगी आज भी नदी में जा रही है। तो टेस्ट रिपोर्ट बताते हैं कि पानी पीने लायक नहीं है। अब उसी में 2 बड़े क्रूज उतारे गए हैं सरदार सरोवर के क्षेत्र में। ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम पर पर्यटन है, जो कमाई का साधन है किसी राजनेता का। लेकिन जब भोपाल के एनजीटी ने और सुप्रीम कोर्ट ने 4 मार्च को भी आदेश दिया कि ये पानी पीने का स्रोत है और इसमें क्रूज नहीं चला सकते हैं, नहीं तो और बर्बाद होगा, हमारे मछुआरों का व्यवसाय बर्बाद होगा, हमारे किसानों की सिंचाई पर असर होगा। ऐसी स्थिति में भी 24 मार्च को टेंडर निकालकर कानून की और न्यायालय की अवमानना करते हुए जो क्रूज उतारे गए हैं, वो भी एक उदाहरण है कि किस प्रकार से आज मध्य प्रदेश में, और जिसका असर महाराष्ट्र और गुजरात के आदिवासी मछुआरे बांध के नीचे वास के सभी साथियों पर भी आया है। तीर्थ बर्बाद हुए, मंदिर बर्बाद हुए हैं और खेत और भरूच अंकलेश्वर जैसे शहर के निवासी भी। यहाँ मध्य प्रदेश में अहिल्याबाई होलकर के किले में
कभी भी डूब का निशान नहीं लगाया, बार बार हमसे पूछा जाने पर भी। तो आज किले में भी आधी ऊंचाई तक पानी कैसे भर गया। तो आज केवट हो, कहार हो, खेत मजदूर हो, दुकानदार हो, व्यापारी हो, किसान भी हैरान है। तो आज उनको सोचना पड़ रहा है कि कौन सी सरकार ने हमारे साथ संवाद किया और कौन सी सरकार ने हमारे साथ संवाद करना आज तक नकार दिया है, और क्यों। हमको जवाब चाहिए इन सवालों के, नहीं तो अधांतरी हवाई आश्वासन और रेवड़ी बांटने जैसा पैसा बांटना ये किसानों की, मजदूरों की अपेक्षा नहीं है। हमें चाहिए हमारा अधिकार, संवैधानिक अधिकार।